नमस्कार। डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGRI 2025 में प्रधानमंत्री का संदेश। अफ्रीकी संघ के CGRI में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करने को बताया महत्वपूर्ण। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर व्यापार और रणनीतिक संबंधों को लेकर हुई चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन देने के लिए जयशंकर ने अपने ब्रिटिश समकक्ष का जताया आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से की भेंट। ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता पर दी बधाई। कहा, नक्सलवाद से भारत को मुक्त करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, लेकिन असम के मोरीगांव में हालात अब भी खराब। सिक्किम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने चाटन के लिए पहुंचाई राहत सामग्री। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना। यात्रियों में खुशी की लहर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGRI 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों, द्वीपों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के असर को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया। Many countries face disasters and rebuild with resilience. A global digital repository for the learning and best practices would be beneficial. Third, disaster resilience requires innovative financing. We must design actionable programs and ensure developing nations have access to finance. Fourth, we consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. I'm sure that discussion in this conference will consider these aspects. मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस सरकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों और द्वीपों का भविष्य खतरे में है। This conference is being hosted in Europe for the very first time. I thank my friend President Macron and the government of France
for their support. I also extend my wishes for the upcoming United Nations Oceans Conference. Friends, the theme of this conference is shaping a resilient future for coastal regions. Coastal regions and islands are at great risk due to natural disasters and climate change. इससे पहले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के सह अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने आज CGRI के सदस्य देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। बैठक में मिश्रा ने गठबंधन के नए सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत करते हुए इस बात की सराहना की कि अब तक 54 सदस्य CGRI में शामिल हो चुके हैं। साथ ही सभी सदस्यों ने विकास के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। बैठक में छोटे विकासशील देशों के प्रतिनिधियों का विशेष स्वागत किया गया, जिनके नेतृत्व के बिना CGRI अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। बैठक में फिजी, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, ब्राजील, UK के साथ साथ UNDRR और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी आपसी सहयोग और मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने 6-7 मई की दरमियानी रात 1:05 से लेकर 1:25 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकवादियों के 9 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए, जिनमें बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल था, जबकि मुरीद के में मौजूद लश्कर के आतंकी ठिकानों पर भी ऐसा प्रहार हुआ कि कई आतंकी भी इसमें मारे गए। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि उसने हमारे बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल एक्शन है। अब पाकिस्तान से सिर्फ POK और आतंकवाद पर ही बात होगी। कटरा श्रीनगर मार्ग पर आज से वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेन आज श्रीनगर से कटरा के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर यात्रियों की खुशी देखते ही बन रही थी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। कश्मीर की इस पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वो दृश्य भी सामने आया जब ये अंजी खड्ड पुल को पार कर रही थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। डेविड लैमी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर आए हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सहयोगी इस बात को समझे। डॉक्टर जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में अंतिम रूप दिए गए भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को असल मायनों में एक मील का पत्थर बताया। The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए
अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट उन्होंने की। इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्होंने उनसे मिलकर बधाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियानों में अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए मैं उत्सुक हूं और जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूंगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। और यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में प्रतिभाग कर भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आया है। इस वर्ष ये सम्मेलन ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया, जिसमें सभी 10 सदस्य देशों और 3 साझेदार देशों ने भाग लिया। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया, जिसका सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम, कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम, कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा तय करनी होगी, साथ ही इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी होनी चाहिए। आने वाले समय में हम AI का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किस दिशा में करते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। AI का प्रयोग होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आवश्यक है, लेकिन ये पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए। इस ब्रिक्स फोरम में तय हुआ कि अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। और रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड लाखों किसानों के लिए लाइफलाइन बन गया है। निर्मला सीतारमण कार्यालय ने एक्स पर एक संदेश में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी चीज़ें खरीदने के साथ साथ फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किफ़ायती ऋण
समय पर मिलता है। 5.7 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ 465 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। केसीसी स्कीम के जरिए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स मिलने में आसानी हुई। इसके तहत समय पर भुगतान करने पर किसान को 4% की कम ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। निर्मला सीतारमण कार्यालय के एक्स संदेश में कहा गया है कि समय पर ऋण चुकाने पर किसानों को 3% का एडिशनल प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलता है। इससे प्रत्येक 1 लाख केसीसी ऋण पर किसान हर साल 9,000 रुपए तक ब्याज बचा सकते हैं। सरकार ने सब्सिडी वाले केसीसी ऋण की सीमा को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित लगभग 7.7 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। 2013 से 2024 में कृषि बजट में 5 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई है। 2013 में सिर्फ 21,500 करोड़ रुपए से 2024 में कृषि बजट 1,22,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये किसानों के कल्याण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। और युवा महत्वाकांक्षी स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और रिसर्चर्स के लिए केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को सक्षम करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग की सामग्रियों की खरीद के लिए जीएफआर नियमों को सरल बनाया गया है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और काम जल्दी होगा। साथ ही अनुसंधान संस्थानों के लिए स्वायत्तता और सुगमता बढ़ेगी। इससे देश में इनोवेशन बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस परिवर्तनकारी सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे तकनीक आधारित विकसित भारत की संकल्पना को गति मिलेगी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेख को एक तैयार की गई स्क्रिप्ट बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चुनाव हारना, संस्थाओं को बदनाम करना, षड्यंत्र रचना और खुद को एक काल्पनिक व्यवस्था का शिकार बताना, यही राहुल गांधी की राजनीति है, जो बार बार लोकतंत्र के फैसले पर सवाल उठाते हैं। लेकिन भारत का लोकतंत्र कहीं ज़्यादा मजबूत है। और उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही धांधली की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने आपातकाल से लेकर विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए 90 से ज़्यादा बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लिखा कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कैम्ब्रिज में भारत में मृत लोकतंत्र की बात कही थी, लेकिन फिर भी वो भारत के चुनावों में भाग लेते हैं, खुलकर प्रचार करते हैं और हारने पर ही ईवीएम को दोष देते हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि मैच फिक्सिंग तब नहीं होता जब आप बुरी तरह हार जाते हैं, बल्कि तब होता है जब आप हार कर एम्पायर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से 2024 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज अखबारों में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव में मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली करने का आरोप लगाया है, जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ा पलटवार किया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने जमकर हमला बोला है। पूनावाला ने कहा कि विरोध करते करते राहुल गांधी अब संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने लगे हैं। और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल, कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक, अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं,
आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में अलाय पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि राहुल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता संख्या को लेकर बार बार बिना किसी ठोस आधार के झूठे बयान दे रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। फडणवीस ने आज नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को जमीन पर उतरकर वास्तविक तथ्यों को समझने की जरूरत है। कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के 11 उल्लेखनीय वर्ष पूरे होने पर एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि चाहे वो प्रधानमंत्री किसान हो, चाहे पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, ई-नैम हो या एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, इन क्रांतिकारी पहलों ने करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष सहायता, आधुनिक तकनीक और बाजार तक पहुंच के साथ सशक्त बनाया है, जिससे वे अस्तित्व की लड़ाई से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय मारीवाला ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को बेमिसाल बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों के दौरान मोदी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अत्यधिक काम किया है। देश में कई नए राजमार्गों का निर्माण हुआ, कई नए पुल बने हैं। इसके साथ साथ संजय मारीवाला ने कहा, मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है। Overall, 11 years have been very positive in large sense. If you look at the progress the state in the country has made, I think has been tremendous. Largely, if you look at the major initiatives, there have been a few significant ones that have created breakthroughs for the nation. I would say most importantly, infrastructure push. I think the roads, the ports and the airports, the building of bridges and connectivity between intercity connectivity. Still, India and the UPI is our biggest achievement. I believe that's been one of the finest things that have happened. The GST, of course, has been a huge success. I think the revenue collections have demonstrated that. PLI scheme is another area where there has been some great moves and lots of good effort has been made. I think all in all, there has been huge progress made with the BJP, the Modi government. पद्मश्री से सम्मानित शेफ संजीव कपूर ने मोदी सरकार के बीते 11 वर्षों में किए गए कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है और भारतीय खानपान दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। जो पिछला दशक रहा है, पिछले 10-11 साल रहे हैं, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। इतना आदर, इतना सम्मान भारत को मिलना, भारतीयता को मिलना, भारतीयों को मिलना, वो संभव हो पाया है हमारी इस सरकार ने जो पिछले 11 साल से लग कर काम किया है। शेफ़ होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भारत के खाने की जितनी प्रशंसा
अब हुई है वो शायद पहले कभी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद जगह जगह जाकर भारतीय खाने के बारे में हमेशा बात की है। ये जो गर्व जो मिला है उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत मेहनत की है। अर्जुन पुरस्कार विजेता भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने पिछले 11 सालों के दौरान मोदी सरकार के काम की जमकर तारीफ की। मनोज सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर मोर्चे पर विकास किया है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक मोर्चों पर मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत आज चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे और हवाई अड्डों का विकास में ऐतिहासिक निवेश हुआ है। जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया, जबकि डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से कैशलेस और पारदर्शी बनाया। खेलो इंडिया और टॉप जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को न सिर्फ आर्थिक सहायता दी, बल्कि उन्हें विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार भी किया। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की छवि और प्रभाव पहले से कई अधिक मजबूत हुआ है। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। यह दशक भारत के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समर्पित नेतृत्व का प्रतीक बना है। और इसी के साथ डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।